चलिए अब आगे इसके देखेंगे। और जीव विज्ञान, तो उसमें हमको सभी जीवों के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में, है ना। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिए मानव शरीर। और मानव शरीर के अध्ययन को कहा जाता है एनाटॉमी। मानव शरीर का अध्ययन क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। तो इसके बारे में हम आइडिया लेंगे। मानव शरीर के अध्ययन को एनाटॉमी बोलते हैं। ये जानना अपने आप में जरूरी है। इसको भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है। तो अब जब मानव शरीर का अध्ययन करेंगे तो ये एक सिस्टम है ना, जो अन्य बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है। तो कौन कौन से सिस्टम है जो हमारे शरीर को चलाते हैं? सिस्टम मतलब तंत्र। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो पहले 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, मानव शरीर अनेक तंत्रों का सम्मिलित रूप है। मानव शरीर अनेक तंत्रों का सम्मिलित रूप है। ठीक है। अनेक तंत्रों का सम्मिलित रूप है मतलब मानव के शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। लगभग नॉर्मली इसमें 8 भाग में हम इसको बांट सकते हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंकाल तंत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा जो शरीर है वो खड़ा है। इसके बाद आपकी मांसपेशियां हैं, परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र समझते हैं? परिसंचरण, ठीक है, परिवहन समझ लीजिएगा, है ना, कि आपके शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक अगर किसी चीज को पहुंचाना है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम है, उसको हम कौन सा तंत्र बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त, ब्लड। तो परिसंचरण तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग ऐसे 8 तंत्र हैं जिसपे बेस्ड है हमारा शरीर। जैसे कि आपका लोकतंत्र, है ना। 2 चीजें होती है, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। लोकतंत्र मतलब किसका शासन? जनता का शासन। राजतंत्र मतलब किसका शासन? राजा का शासन। ठीक है। लोकतंत्र किन चीजों पे आधारित है? लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? या आप ऐसा बोल सकते हैं कि लोकतंत्र जो एक बहुत बड़ा तंत्र है वो 3 तंत्रों पे डिपेंडेंट होता है। कौन कौन से 3 तंत्र हैं? कौन बताएगा? मेनली बताओ। वेरी गुड। ठीक है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। ठीक है। चौथा में वही मैं बताया कि चौथा में मीडिया को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन मेनली 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये किस टाइप से काम करते हैं? देखो, इस तंत्र से उस तंत्र को मैच करेंगे। ठीक है। हमारा लोकतंत्र कैसे चलता है? तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, विधि बनाना। ठीक है। जो कहाँ किया जाता है? विधानसभा, लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं। फिर जो भी कानून बनाए गए विधायिका के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा जो कानून बनाए गए उसको लागू कराने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है। तो कार्यपालिका के द्वारा सारे काम लागू किए गए। फिर और हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यायपालिका। तो ये 3 जो सिस्टम है वो लोकतंत्र को चलाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी चलाने के लिए कुछ सिस्टम है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो लिखिएगा, मानव शरीर के मुख्यतः 8 भाग हैं या 8 तंत्र आप लिख सकते हैं। मानव शरीर के मुख्यतः 8 भाग या 8 तंत्र हैं। तो पहले इसमें हो जाएगा आपका कंकाल तंत्र। ठीक है। लिखते जाइए और छूट भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। फिर कंकाल तंत्र, उसके बाद मैं आपको किसके बारे में बताया? मांसपेशियां। ठीक है। मांसपेशियां लिखिएगा, मसल्स, मांसपेशियां। 3rd नंबर पे आएगा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपके शरीर में विभिन्न चीजों को सर्कुलेट करती है, परिवहन करती है। नॉर्मल शब्दों में अगर बोले तो कंकाल तंत्र, मांसपेशियां, परिसंचरण तंत्र। आगे लिखेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके बाद लिखेंगे उत्सर्जन प्रणाली।
उत्सर्जन प्रणाली के बाद ग्रंथि प्रणाली, ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रंथि प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तथा स्किन, त्वचा। तो इतने सारे तंत्र जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब हमारा शरीर चलता है ना। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए इतने सारे तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं। तो इन तंत्रों के बारे में एक रफ आइडिया हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, श्वसन तंत्र में क्या होता है। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, कंकाल तंत्र। तो हेडिंग डालिएगा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में, कंकाल तंत्र। ठीक है, तो ये कंकाल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसपे आपका आप खड़े हैं। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ढांचा नहीं होगा, तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, और ये कंकाल किसका बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है ना। जैसे नॉर्मली आपका जैसे जो आजकल घर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, पहले उसमें कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, कॉलम और बीम। ठीक है, ये आपका कॉलम मैं रफ बना रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, अब ये जो कॉलम है इसके बीच में ईंट जोड़ दी जाती है। ठीक है, अगर एक आध दो ईंट यहां से खिसक भी गई तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा स्ट्रक्चर डिपेंड किसमें होता है, आपके इस कॉलम पे, है ना। तो जैसे वो बिल्डिंग के संदर्भ में है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे, वही आपके संदर्भ में क्या कहलाएगा, कंकाल, ढांचा, जिस पर सारी बुनियाद टिकी हुई है। ठीक है, अगर ये कॉलम को तोड़ दिए तो ये सारा कुछ ढह जाएगा। तो उसी प्रकार से आपकी हड्डियां, जैसे पैर की हड्डी तोड़ दी तो आप खड़े रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो वही है कंकाल। ठीक है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये कंकाल बना किससे होता है, हड्डियों का, है ना। अब फिर हम देखेंगे कि हड्डियां किससे बनी होती है, या हड्डियों के और क्या क्या प्रकार है, किस प्रकार से होता है। तो पहले लिखिएगा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। मैं लिखाऊंगा कम, और आपको जो लिखना हो अगर उसमें से कुछ चीजें तो आप वीडियो से देख के लिख लेना। ठीक है, तो अभी आप लोग बताएं कि हमारा जो कंकाल है, हमारा जो ढांचा है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो किनका बना होता है, हड्डियों का, उस पर बेस्ड होता है ना। हड्डी, हड्डी को कोई बता सकता है संस्कृत में क्या बोलते हैं, अस्थि। वेरी गुड, अस्थि विसर्जन। तो ये अस्थि भी है, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक थोड़ी स्ट्रांग होती है और एक कम स्ट्रांग होती है ना। तो ज्यादा स्ट्रांग होती है उसको हम केवल यहाँ पे अस्थि लेते हैं, और जो थोड़ी कमजोर होती है ना, मैं पहले बता देता हूँ फिर लिखाऊंगा। अस्थि दो प्रकार की है ना, एक जो स्ट्रांग होती है, ठोस होती है, ज्यादा ठोस होती है, और एक जो उसके कंपेरिजन में थोड़ी क्या होगी, कम ठोस होगी, कमजोर होगी। तो जो कमजोर होगी उसको हम बोलेंगे उपास्थि, उप अस्थि। जैसे कि ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास, और जिसके पास थोड़ा कम पावर उसको क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार से ये अस्थि और ये क्या हो जाएगा आपका, उपास्थि। उपस्थिति लिख दिया क्या, नहीं ठीक तो लिखा, उपास्थिति, उपास्थि, हाँ ये गलत, ठीक, उपास्थि। तो ये दिख रहा है ना आप लोग को दूर से भी, हाँ यार मैं कुछ गलत लिख लिया, उपास्थि। अब ठीक है, हाँ। तो अस्थि, उपास्थि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोन, और इसको बोलते हैं कार्टिलेज। डिफरेंस इन दोनों में, ये स्ट्रॉन्ग, और मैं यहां पे लिखने को नरम लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से नाजुक हो गया। एज कंपेयर टू बोन, कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम कठोर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम स्पंज जैसा होगा। ठीक है, तो आपका जो कंकाल तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक अस्थि है और दूसरी क्या है, उपास्थि है। अस्थि को बोन बोलते हैं और उपास्थि को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये जो अस्थि जो ज्यादा कठोर होता है, जैसा कि मैं बताया, तो उसके कठोर होने का कारण क्या है, तो ये जो अस्थि है वो मिलकर बना होता है दो चीजों से, है ना। एक होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, मैं कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में भी लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें एक चीज होती है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है,
जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ये किससे बना होता है, हड्डी है ना। वैसे भी कैल्शियम तो आप लोग समझते ही होंगे, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या पीना चाहिए, दूध। और दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि हड्डियां किसके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना। और ये सेकंड चीज क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ लिखने के बजाय इधर ध्यान देंगे, लेकिन जो उपास्थि है या कार्टिलेज है, ये केवल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4। ठीक है, अब ये कठोर होता है और ये थोड़ा नरम होता है। अब आप बताइए इन दोनों में किसका अंतर है। Ca3PO4 तो इसमें भी है कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि में, और उपास्थि में भी है। तो इसमें क्या खास है, अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम तो इसमें भी है, कैल्शियम इसमें भी है। इसमें क्या अतिरिक्त है, कार्बन। तो कार्बन किसी भी चीज को कठोर बना देता है, चाहे बात आपकी हड्डी की हो, चाहे बात आयरन की हो, लोहे की हो। लोहे को भी, जो लोहा नेचुरली प्राप्त होता है वो नर्म लोहा होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है, कार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है। तो वो अब नर्म लोहे से कठोर इस्पात में बदल जाता है, स्टील में बदल जाता है। तो वैसे ही आपके कहा होता है, शरीर में। अगर आपके बोन में क्या है, कार्बन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बोन है ना, मतलब कठोर होगा। और ये नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, केवल क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, तो वो थोड़ा क्या होगा, नरम होगा। ठीक है, फिर एक और चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके बोन में कैल्शियम फॉस्फेट, पी फॉर फास्फोरस, यहाँ पे भी है कैल्शियम फॉस्फेट, पी फॉर फास्फोरस। फास्फोरस और कहा अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं फास्फोरस, डेली यूज में, बताइए। माचिस की तीली, माचिस की तीली में जो सामने में जो लाल कलर का जो चूर्ण लगा रहता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस जलने में सहायक होता है या खुद जलता है। ठीक है, तो इसीलिए जब मृत शरीर को जलाया जाता है और अगर उसमें फास्फोरस की मात्रा है पर्याप्त, ठीक है, तो वो उसका शरीर आसानी से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इतना पर्याप्त है, इतना लिखिएगा पहले आप लोग, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कि जो हड्डी है वो दो प्रकार की, एक अस्थि एक उपास्थि। अस्थि कठोर होगी, ठीक है, कठोर हड्डी तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। उपास्थि के बारे में बताइए, उपास्थि कहाँ पे पाई जाती है, नरम हड्डी, कान, है ना। तो जो स्टेपिस में जो कान की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, नरम होती है। या नाक की जो हड्डी है वो क्या होती है, नरम होती है। या जहां पे भी जो जोड़ होते हैं, है ना, हड्डियों का जो जोड़ होता है, वहां पे एक उभार जैसा पाया जाएगा जो थोड़ा नरम होगा एज कम्पेयर टू जो आपकी जो एक्चुअल हड्डी है, तो वो आपका क्या होगा, उपास्थि होगा। ठीक है, इनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओसीन, ये ज्यादा डीप हो गया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कांड्रीन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे इनका निर्माण होता है। उपास्थि का निर्माण होगा कांड्रीन नामक प्रोटीन से, और अस्थि का निर्माण होगा ओसीन नामक प्रोटीन से। ठीक है, और जो उपास्थि या कार्टिलेज है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपके कान में हो गया जैसे, या नाक में हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपकी उपास्थि पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इधर सुनिएगा। ठीक है, कुछ मिस हो जाएगा तो आप बाद में देख के लिख सकते हैं। अब ये जो बोन आपका होता है या जो हड्डी होती है वो होती कैसे है, अंदर से। बाहर से तो जैसे भी दिख रही है, जो भी शेप है, वो अंदर से कैसी होती है, कौन बताएगा, अंदर से कैसी होती है। मतलब जैसे कि आपका बांस है, बांस देखिए, अंदर से बांस क्या होता है, खोखला होता है, पोला होता है। तो कुछ वैसे ही क्या होता है, आपकी क्या होती है, हड्डी या जो बोन है वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो उस खोखले हिस्से में क्या भरा होता है, या जो खोखले हिस्से में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। खोखला मतलब जैसे आपका ये बेलन में बना दिया, ठीक है,
तो जो आपका डेंस एरिया है वो ये है, डेंस समझते हैं, सघन, और ये जो अंदर का जो हॉलो है, खोखला हिस्सा है, वो डेंस नहीं होता है, वहां पे जालीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर? जालीनुमा, मच्छरदानी के जैसा। अब जो लोग मांसाहारी होंगे वो लोग केयर कीजिएगा, है ना, चिकन खाने के बाद हड्डी को ब्रेक करके देखिए उसके बीच का हिस्सा कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप व्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और ये जो साइड व्यू, ठीक है। तो ये जो अगर टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो डेंस एरिया है और ये जो आपका बीच का जो एरिया है वो जालीनुमा रहेगा, जैसे मच्छरदानी होती है, ठीक है। और ये जो बीच के एरिया की, समझ गए ना, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया है जो जालीनुमा है उसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो, ठीक है। कहां पे नाम सुनो, एक मूवी में है इसका नाम, कौन सी मूवी है? क्रिश 3, ठीक है। काल तो किसकी आवश्यकता होती है? बोन मैरो। तो यही है बोन मैरो। और बोन मैरो इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि किसी वयस्क के शरीर में रक्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। मतलब आपके शरीर में रक्त तभी बनेगा जब ये बोन मैरो है या ये काम कर रहे हैं सही स्थिति में। अगर ये सही स्थिति में नहीं है तो आपके अंदर किसका निर्माण होना बंद हो जाएगा? रक्त का निर्माण, ब्लड का निर्माण। आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, सब किसमें बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं, ठीक है। और इसी में अगर कैंसर हो गया, ठीक है, तो फिर रक्त का निर्माण नहीं हो, जो ब्लड कैंसर बोलते हैं ना, तो आपके बोन मैरो में दिक्कत आ गई तो फिर रक्त का निर्माण आपके शरीर में नहीं होगा, तो बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है, या किसी और का बोन मैरो क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसका सही है, ठीक है। तो आपके शरीर में रक्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कहां पे होता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा की सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है? हड्डियों के बीच में जो पूला हिस्सा है वहीं पे क्या होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ठीक है। तो नॉर्मली जो वयस्क आदमी है उसमें जो रक्त का निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जैसे जो गर्भ में जो शिशु है जिसको भ्रूण या एम्ब्रियो बोलते हैं, तो उसमें रक्त का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। लीवर के मिसोडर्म में होता है, तो ये ज्यादा डीप है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। भ्रूण में, है ना, गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? उसके लीवर के मिसोडर्म में होगा, ठीक है। लेकिन वयस्क शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? आपके बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। और इसी में अगर दिक्कत आ गई, कैंसर हो गया, तो या तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा आदमी को, क्योंकि ब्लड का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ब्लड का निर्माण करता है उसमें दिक्कत आ गई है ना। या फिर बोन मैरो को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग लिखिएगा बाद में आराम से, ठीक है। घर में सोच सोच के कि क्या पढ़ाया गया था, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा घर जाके, उससे भी थोड़ा वर्कआउट कराइए, ठीक है। वर्कआउट कराएंगे, जैसे नॉर्मली आपका शरीर वर्कआउट करने से क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। तो दिमाग के साथ भी वही वर्कआउट करेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग, ठीक है। तो तुम थोड़ा मेहनत कराइएगा घर जाके। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया, कुछ ऊपरी चीजें हो गई, है ना, आपके कंकाल तंत्र के बारे में। अब आगे हम देखेंगे जो चीजें पूछी जाती है नॉर्मली, कि जैसे नॉर्मल अगर शिशु का जन्म हुआ तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। अगर बच्चे का जन्म हुआ उस समय, उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे हड्डियां क्या होती जाती है? जुड़ती जाती है, और इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो फाइनली एक वयस्क मानव जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी? 206। तो ये स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी? 206। फिर इसमें और क्या चीज पूछी जाएगी कि जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? फीमर, ठीक है। हाँ, जो कहाँ होती है? जांघ में। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करा देता हूँ। जन्म के समय कितनी हड्डियां? 300, ठीक है। वयस्क मनुष्य में, अब देखो ये होता है क्या? वयस्क मतलब
18 प्लस आप मान सकते हैं। लेकिन ज्यादा डीप में जाएंगे तो क्या होगा कि शरीर के उम्र के अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे हड्डियां जुड़ेंगी, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग हड्डियों की संख्या होगी, है ना। बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, तरुणावस्था में अलग, तो उतने डीप में अपन नहीं जाएंगे। अपन स्टार्ट और लास्ट, है ना, मैक्सिमम 300 और मिनिमम कितना 206 अगर टूटी नहीं है तो, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डाटा जो पूछा जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीवर नहीं है, फीमर, जो कि कहां पाई जाती है? जांघ में। और सबसे छोटी स्टेपिस, जो कि कहां पाया जाता है? कान में। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। मेरुदंड क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी? 33। ठीक है, तो एक रफ आइडिया जो पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंकाल तंत्र में इतनी चीजों पर लिख लिए होंगे, ठीक है। जन्म किसमें? 300, वयस्क मनुष्य में 206, सबसे बड़ी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस जो कि कान में होती है, मेरुदंड में कितनी? 33। इसके बाद हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती है। कंकाल तंत्र मतलब हड्डी, है ना। तो हड्डी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? एक तो वो अस्थि मज्जा वाला प्रॉब्लम देखिए, उसमें कैंसर हो गया तो रक्त का निर्माण नहीं होता है, तो उसका इलाज दो तरीके से, रक्त का निर्माण नहीं हो रहा है तो बाहर से आप उसमें रक्त डालिए, ठीक है। या फिर अगर आपको ये लफड़ा बार बार नहीं करना है, ठीक है, तो फिर क्या कर दीजिए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो दो तरीके उससे बचने के, ठीक है। आगे देखेंगे कि स्पेशली हड्डियों में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। हड्डियों का कमजोर हो जाना, भंगुर हो जाना, ये किस पे डिपेंड करता है? तो हेडिंग डालिएगा कंकाल तंत्र से संबंधित रोग, डिसीजेस रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र से संबंधित रोग, तो इसमें सबसे पहला है फ्लोरोसिस। क्या बोला मैं? फ्लोरोसिस। तो ये बीमारी का नाम है। ये बीमारी किसमें होती है? कंकाल तंत्र में या हड्डियों में, फ्लोरोसिस। तो अगर आपके शरीर में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाए, किसकी मात्रा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती है या भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब समझते हैं? भंगुरता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काली मिट्टी जो होती है ना, गर्मी के दिनों में, भंगुरता का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वो सूख जाती है। अगर कोई मिट्टी का ढेला है, काली मिट्टी का, अगर आप उसको हाथ में ले और उसको दबा दें तो वो चूर्ण में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो चुका है? भंगुर हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। किसके कारण? किसकी अधिकता से? फ्लोरीन की अधिकता से। फ्लोरीन की अधिकता से अगर आपको ऐसी बीमारी होगी, है ना, किसी को भी, तो उस बीमारी को नाम क्या देंगे? फ्लोरोसिस। तो लिखिएगा फ्लोरोसिस। शरीर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से हड्डियां भंगुर एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। हड्डियां भंगुर एवं दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो किसी को भी हो सकता है, अगर शरीर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी तब होगा, ठीक है। लेकिन एक जो बीमारी है, होगा वही कि आपका जो हड्डियां है आपकी वो कमजोर हो जाएगी, है ना। लेकिन उस रोग का नाम बदल जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। यहां पे भी वही होगा, रिजल्ट वही है कि हड्डियां क्या हो गई? भंगुर या कमजोर। कारण अलग है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने के कारण नहीं, उम्र के कारण।
फ्लोरीन की मात्रा नहीं बढ़ी, क्या बढ़ गया? उम्र बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों में रिजल्ट वही है। फ्लोरोसिस में भी क्या होता है, हड्डियां कमजोर या भंगुर हो जाती है ना, और ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डियां कमजोर या भंगुर हो जाती है। रीजन अलग अलग है। फ्लोरोसिस में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस उम्र बढ़ने के कारण होता है। इसलिए जो वृद्ध है ना, अब उनकी हड्डियां क्या हो गई, कमजोर हो गई है ना, और उस स्थिति में अगर हड्डियां ब्रेक हो जाती है तो उनके जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो उनको बचा के चलना चाहिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि उस उम्र के बाद यदि 60 या 70 के बाद हड्डियां अगर टूटी तो उसके जुड़ने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसके बाद हम देखेंगे एक रोग और होता है, रिकेट्स। ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी मैं बताया हूं, विटामिन डी का संश्लेषण कहां पे होता है? हाँ? कहां पे होता है, मैं स्थान पूछ रहा हूं। अधिकरण कारक, कौन सा कारक? अधिकरण कारक कहां पर होता है? त्वचा पर होता है। किसके द्वारा होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में भी कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर दीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा होता है बोलूंगा तो अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें। कहां पर होता है? तो आपकी स्किन पर या त्वचा पर। तो अगर विटामिन डी का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यदि विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है तो हड्डियां क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और उस रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ये रोग नॉर्मली होता है छोटे बच्चों में, है ना। इसलिए आप अगर केयर किए होंगे तो है ना, जब बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं तो जो प्रॉब्लम के कारण ले जाएं तो उससे संबंधित दवाई तो देंगे। जैसे सर्दी के कारण ले गए तो उससे संबंधित दवाई देंगे, साथ में वो विटामिन डी की दवाई ऐसे ही ऐड कर देते हैं। क्योंकि विटामिन डी, एक तो यहाँ पे हम देखें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हुआ? रिकेट्स। फिर नॉर्मली भी मैं आप लोग को बताया था कि विटामिन डी का संश्लेषण अगर हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का। तो ये नॉर्मल भी ऐसे भी जरूरी है विटामिन डी, और फिर ये बच्चों में रिकेट्स की बीमारी न हो जिसके कारण उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, इसलिए भी क्या आवश्यक है? विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कंकाल तंत्र में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। ठीक है, लिख लीजिएगा, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, प्रायः बच्चों में होता है। ठीक है, टाइम क्या हुआ है बताएंगे? 9:30 हो गया। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, साइंस को हिंदी पढ़ेंगे।